वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी झारखंड पीजीटी कॉमर्स एस्पिरेंट का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 21 जो कि कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन से इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होगा, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर इन, किस में होगा? देखिए ऑप्शन देखिए, ए कुत्ता ख्याति यानी डॉग गुडविल, बी चूहा ख्याति यानी रेड गुडविल, सी बिल्ली की ख्याति यानी कैट गुडविल, डी उपर्युक्त सभी। याद रखिए ये नेचर गुडविल बोला जाता है इनको। तीन तरह 3 नेचर्ड गुडविल होता है, एक होता है कैट नेचर्ड गुडविल, रैट नेचर्ड गुडविल और डॉग नेचर्ड गुडविल। तो देखिए सीरियल वाइज हम बात करते हैं। पहला कि अगर बात करें चूहों की प्रजाति ऐसी होती है, चूहा क्या होता है कुछ दिन के लिए घरों को, एक घर को ढूंढ लेंगे उसमें रहेंगे, फिर वहाँ से जब चले जाते हैं तो दोबारा वहाँ नहीं आते, फिर दूसरे घर में चले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से कुछ बिजनेसेस की गुडविल ऐसे ही होती है। जैसे कि आप देखिए ईंट के भट्टे, जहाँ पर घर बन रहे होंगे, मकान बन रहे होंगे, जहाँ डेवलपमेंट हो रहा होगा वहाँ पर जा करके ये भट्टे रहेंगे और उसके बाद आप देखिए जब वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका तो वहाँ से हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरे नंबर की गुडविल है डॉग नेचर्ड गुडविल। डॉग यानी कुत्ता मालिक का वफादार होता है, मालिक के साथ ही रहता है, मालिक के साथ ही जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे बिजनेसेस, यूं कह लीजिए कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनमें पर्टिकुलर पर्सन के रहने से ही उस बिजनेस की वैल्यू होती है। अगर वो पर्सन चला गया तो बिजनेस की वैल्यू भी डाउन हो जाती है। तीसरा है, जैसे इसमें डॉग नेचर्ड गुडविल की बात करें तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। वो एग्जांपल्स किनके हो सकते हैं? जैसे कि प्रोफेशनल्स हैं कुछ, जैसे पर्टिकुलर कोई डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर ही नहीं रहा तो अब उससे ट्रीटमेंट भी कोई नहीं लेना चाहेगा वहाँ पर किसी से। इसके बाद तीसरी बात करते हैं ऐसे बिजनेसेस जो कि कैट नेचर्ड गुडविल है। कैट नेचर मतलब बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली का मालिक से लगाव नहीं रहता है, 4-5 घर अपने ढूंढ लेती है और उन 4-5 घरों में रहेगी, उन्हीं 4-5 घर में घूमेगी। इसी तरह से कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं। आप देखिए पर्टिकुलर अगर बात करें, पर्टिकुलर किसी मंडी की बात करें, पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर शॉप की बात करें, टेक्निकल शॉप की बात करें, तो वहाँ का एक पर्टिकुलर मार्केट होता और लोग वहाँ पर मार्केट के नाम से जाते हैं, ना कि किसी शॉप के नाम से। इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर उस मार्केट में कोई भी ऐसी शॉप होगी, कोई भी ऐसा बिजनेसमैन होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका भी बेनिफिट होता ही होता है। जनरली ऐसी गुडविल या ऐसी जगह की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कैट नेचर्ड गुडविल यानी कि कैट टाइप गुडविल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि वहाँ पर मालिक से कोई मतलब नहीं होता, उस पर्टिकुलर प्लेस की वैल्यू होती है, उसकी वजह से हमेशा वहाँ के लाभ बने रहते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बिल्ली की ख्याति कैट गुडविल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति पक्ष में ख्याति को किस शीर्षक में दर्शाया जाता है? अंडर व्हाट हेडिंग्स गुडविल इज शोन इन द असेट साइड। अब देखिए क्या लिखा, कहाँ पर दिखाएंगे? असेट साइड में किस में दिखाएंगे? तो असेट साइड में आप देखते हो कि नॉन करंट असेट है और करंट असेट। नॉन करंट असेट में भी फिक्स्ड असेट है और फिक्स्ड असेट के अंतर्गत भी 2 असेट हैं, दैट इज टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। जैसा कि पूछा गया है कि गुडविल को कहाँ पे दिखाया जाएगा, तो ऑप्शन देखिए, ए फिक्स्ड असेट, बी करंट असेट, सी इन्वेस्टमेंट, डी मिसलेनियस असेट। तो ये फिक्स्ड असेट में, इनटेंजिबल असेट में दिखाया जाता है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्याति का निर्धारण आवश्यक, द डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल इज एसेंशियल। देखिए गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता कहाँ पर? ऑप्शन देखिए कि जब शेयर इशू करते, अंशों का निर्गमन करते समय, बी कंपनी का विक्रय करते समय यानी कि ऑन द सेल ऑफ कंपनी, सी एक कंपनी के समापन पर, ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, डी अंशों का हरण करते समय, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। देखिए जब कोई बिजनेस का सेल होता तो उस बिजनेस के सेल की जो परचेज कंसिडरेशन होता, उस परचेज कंसिडरेशन में जरूरत पड़ती है गुडविल के वैल्यूएशन की, जिसको इंक्लूड करके और परचेज कंसिडरेशन मांगा जाता है किससे? परचेजर से। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है कि कंपनी का विक्रय करने पे बी विल बी द राइट ऑप्शन। और बाकी की जगह पर है कंपनी कोई समाप्त हो रही तो वहाँ पर गुडविल के वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से अंशों के निर्गमन करते समय भी जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों का आंतरिक मूल्य निर्धारित हो सकता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय, ए उचित मूल्य विधि द्वारा, फेयर वैल्यू मेथड, बी आय मूल्य विधि द्वारा, यील्ड वैल्यू मेथड, सी शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा, नेट असेट मेथड, और डी सेबी द्वारा यानी कि थ्रू सेबी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है कि अंशों का आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू जब भी बात करते तो नेट असेट मेथड द्वारा होता है। नेट असेट का मतलब क्या होता है कि ऑल द असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज,
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकित मूल्य की तुलना में मूल्य में अंशों का मूल्यांकन सामान्यतः मतलब नॉर्मली पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, इन कंपेरिजन टू फेस वैल्यू द वैल्यू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली, तो ऑप्शन देखिए ए अधिक यानी कि मोर, बी लेस यानी कम, सी बराबर इक्वल, डी कम और अधिक लेस एंड मोर। तो देखिए अंकित मूल्य की तुलना में अंशों का मूल्य सामान्यतः क्या होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज मोर, यानी कि फेस वैल्यू की अपेक्षा देखा जाए तो अंशों की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने हेतु घटाया जाने वाला दायित्व है। ये तो मालूम है कि जब भी हम नेट असेट कैलकुलेट करेंगे तो नेट असेट का फार्मूला क्या होता है कि टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटीज में इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो घटाई जाएगी, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है सामान्य संचय, बी ऋण, सी समता पूंजी, डी अधिमान पूंजी, यानी कि जनरल रिजर्व, लोन और इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जनरल रिजर्व, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर ये शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होते हैं और लायबिलिटी यहाँ पर एक ही है, दैट इज ऋण, यानी कि लोन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विधियां हैं, आउट ऑफ विच मेथड्स आर रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि शेयर के वैल्यूएशन से रिलेटेड कौन सा मेथड है। ऑप्शन देखिए, शुद्ध संपत्ति विधि, नेट असेट मेथड, बी आय मूल्यांकन विधि, इनकम वैल्यूएशन मेथड, सी उचित मूल्यांकन विधि, फेयर वैल्यू मेथड, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी ही मेथड्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के मेथड होते हैं, तो डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है AS 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में भुगतान सम्मिलित होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो कि अमलगमेशन के लिए होता है, और अमलगमेशन का मतलब एकीकरण। एज पर AS 14 परचेज कंसिडरेशन विल इंक्लूड द फॉलोइंग पेमेंट दैट आर पेएबल टू हुम, किसको पेएबल होता है। इन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में जो परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट होता है, तो परचेज कंसिडरेशन किसको पेमेंट होता है, ऑप्शन ऋणदाताओं को, ऋण पत्रधारियों को, ऋण अंशधारियों को, डी उपर्युक्त सभी, ए क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सी शेयर होल्डर्स, डी ऑल द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कंपनी का समापन होना और इसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए किया गया है कहलाता है। व्हेन वन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, यानी एक कंपनी समाप्त हो रही और दूसरी कंपनी का निर्माण ही इस काम के लिए हुआ कि पहली कंपनी को समाप्त करके और उसका एक्वायर दूसरी कंपनी कर लेगी। तो देखिए, फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द कंपनी विच गोज इन लिक्विडेशन, दिस इज कॉल्ड, ऑप्शन देखिए एकीकरण यानी अमलगमेशन, बी संविलयन एब्जॉर्प्शन, सी बाह्य पुनर्निर्माण एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और डी आंतरिक पुनर्निर्माण यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए, जब ऐसी कंडीशन आती कि कंपनी एक इसलिए बनाई जाती कि पुरानी वाली कंपनी को टेक ओवर कर ले नई कंपनी, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी, दैट इज बाह्य पुनर्निर्माण कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि नई कंपनी इसलिए बनाई गई है चूंकि पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंपनी द्वारा अधिग्रहित शुद्ध संपत्तियों का मूल्य क्रय प्रतिफल से कम हो तो अंतर है। इफ द नेट असेट टेकन ओवर बाय द कंपनी आर लेस देन द परचेज कंसिडरेशन, द डिफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज। यहाँ पर कहा गया है कि जो आपने कोई चलती हुई कंपनी अगर परचेज किया है तो कंपनी की नेट असेट ज़्यादा है, नेट असेट कम है, लेकिन इसके बावजूद हम परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसा कारण जिसकी वजह से नेट असेट उनकी कम होते हुए भी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ गुडविल, किसके कारण, गुडविल, उनकी ख्याति ज़्यादा है, जो वैल्यू हम ज़्यादा दे रहे हैं वो ख्याति की वजह से दे रहे हैं। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अगर असेट ज़्यादा होती, नेट असेट ज़्यादा होती और परचेज कंसिडरेशन कम होता तो हम किसमें डेबिट या क्रेडिट करते। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन क्या है, ए गुप्त संचय, बी ख्याति, सी पूंजी संचय, डी सामान्य संचय, सेक्रेट रिजर्व, बी गुडविल, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। तो राइट आंसर है बी, दैट इज ख्याति, यानी कि गुडविल में हम इसे डेबिट करेंगे, याद रखिए गुडविल में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAI द्वारा निर्गमित लेखांकन प्रमाण AS 14 के अनुसार एकीकरण के लिए लेखांकन निम्न तिथि या इसके पश्चात प्रभावी हुआ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 issued by ICAI and accounting for amalgamation came into effect in respect of accounting on or after। याद रखिए किस डेट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 प्रभावी हुआ है, इफेक्ट में आया है। ऑप्शन देखिए 1 अप्रैल 1994, फिर 95, 96, 97। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 1 अप्रैल 1995 से ही ये इफेक्ट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
AS 14 के अनुसार प्रतिफल में किसे भुगतान की जाने वाली राशि सम्मिलित होती है? एज पर AS 14 परचेज कंसिडरेशन विल इंक्लूड द पेमेंट दैट आर पेबल टू हुम। करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में जब अमलगमेशन होता है तो अमलगमेशन के अंदर में जब पेमेंट देने की बात आती है तो पेमेंट किसको देना होता है? तो जाहिर सी बात है किसको पेमेंट देंगे? जिनका बिजनेस है, जिन लोगों ने बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं, वो चाहे ओनर्स हो या क्रेडिटर्स हो या फिर कोई डिबेंचर होल्डर हो। तो राइट यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या दिया? ऋण पत्र धारक, डिबेंचर होल्डर, अंशधारकों, शेयर होल्डर, सी लेनदारी यानी क्रेडिटर, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजी में कमी करने के लिए अनुमति आवश्यक है। कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर द परमिशन ऑफ। देखिए कभी कभी क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पूंजी की कमी में करने के लिए किसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है? ऑप्शन देखिए, कंपनी लॉ बोर्ड से, सरकार से, कोर्ट से, उपर्युक्त सभी। कंपनी लॉ बोर्ड, गवर्नमेंट, कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज कोर्ट से परमिशन लेनी होती है अगर कैपिटल रिडक्शन करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक पुनर्निर्माण की स्थिति में समेकित हानियों को अपलिखित किया था। द एक्यूमुलेटेड लॉसेज अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर रिटन ऑफ अगेंस्ट। आंसर देखिएगा, पूंजी खाते में बी, पूंजी कमी खाते से सी, ह्रास खाते से डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेज अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। अगर देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अगर के रिडक्शन करते हैं एसेट का या लायबिलिटीज का, तो जो अगर फायदा होता है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में या, और अगर कोई चीज़ अगर लॉस होती तो वहीं से मीट आउट करते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी कमी खाते से यानी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कंपनियां एक्स और वाई लिमिटेड दोनों समापन की ओर अग्रसर हुई तथा एक नई कंपनी जेड लिमिटेड बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, अच्छा, टू कंपनीज एक्स एंड वाई। जब दो कंपनियां एक्स और वाई समाप्त होकर के एक नई कंपनी जेड लिमिटेड बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, संविलयन, एब्जॉर्प्शन, बी बाह्य पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, सी एकीकरण, अमलगमेशन, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखिए एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, जैसे कि दो कंपनी, एक छोटी कंपनी और समाप्त होकर के वो बड़ी कंपनी के अंदर में मिल जाती, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? संविलयन जिसको बोलते हैं। और अगर एकीकरण की बात करें, अमलगमेशन की बात करें, तो अमलगमेशन के अंदर क्या होता है कि दो कंपनियां चाहे जिस कारण से, कारण ये हो जाते कभी कभी आपस में कंपटीशन वगैरह ज़्यादा रहता है या दोनों लॉसेज पे चल रही, तो दोनों ने इस चीज़ को डिसाइड किया कि दोनों कंपनियां मिलकर के एक बन जाती, तो उसको बोलते हैं एमलगमेशन। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब कोई कंपनी काफ़ी लॉसेज वगैरह से गुजर रही होती है तो अपनी चीज़ों को ही कुछ टेक ओवर करते, जैसे क्रेडिटर से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप क्रेडिटर में कुछ आप वेव ऑफ कर दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, बाकी और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कि एक चीज़ों को घटाया या बढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही नहीं होता कि कंपनी कोई बंद होकर के नई कंपनी नहीं, वही कंपनी में चेंजेस आ जाते हैं, वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो जहाँ पर बात हुई कि दो कंपनियाँ मिलकर के नई कंपनी बन रही, तो ये किसका केस है? ये एकीकरण का केस है, सी इज द राइट आंसर, अमलगमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनीज अधिनियम 2013 में सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा दी गई है। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनीज गिवन इन द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो ऑप्शन देखिए 268, 269, 270 और 271। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज धारा 269 यानी सेक्शन 269। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की अंश पूंजी में सम्मिलित होते हैं द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन देखिएगा, समता तथा पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बी में कहा गया कि खाली समता अंश यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स, सी में कहा गया प्रेफरेंस शेयर और डी में कहा गया विशेष अंश यानी डिफर्ड शेयर। तो याद रखिए कि कंपनी के अंश पूंजी में दोनों तरह के शेयर सम्मिलित होते हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, समता तथा पूर्वाधिकार अंश यानी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत पूंजी वाक्य लिखा जाता है अथराइज्ड कैपिटल क्लॉज इज रिटन, कहाँ पर होता है? अथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, वो जिसमें कहते हैं उसको अथराइज्ड कैपिटल है। और
अगर बात करें हम क्लॉजेज की तो 5 क्लॉजेज होते हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था। मेमोरेंडम ऑफ यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या लिखा, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, इनमें से कोई नहीं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो पार्षद सीमा नियम है, पार्षद सीमा नियम मतलब ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसके अंदर में सारी बातें लिखी होती हैं कंपनी की, कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर सकते हैं, कंपनी के कैपिटल कितनी होगी, ऑब्जेक्ट ये कंपनी करना क्या चाहती है, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, इनकी लायबिलिटीज कितनी है लिमिटेड, और सारी जो मेन बातें, वो 5 तरह के क्लॉज होते हैं जो कि पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत। और दूसरा पार्षद अंतर नियम, ये छोटा डॉक्यूमेंट होता है और ये इसलिए होता है कि जो कुछ भी पार्षद सीमा नियम में तय किया गया है ना, जो कि पार्टी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तय किया गया, उसको उन ऑब्जेक्ट को कैसे पूरा करा जाए वो लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसके बाद तीसरे नंबर का है प्रविवरण। प्रविवरण मतलब प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी कोई नए शेयर्स इशू करना चाहती तो कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता। उन प्रॉस्पेक्टस में सारी बातें उस शेयर से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड सारी बातें लिखी होती। जैसे आप कभी किसी स्कूल कॉलेज में कहीं पर एडमिशन लेने गए हैं तो आपने देखा कि आपको वहाँ का एक प्रॉस्पेक्टस मिलता है। सेम यार कंपनी के साथ में भी है कि जब कंपनी कोई शेयर इशू करती तो उसके साथ प्रॉस्पेक्टस भी जारी करती, जिसे प्रविवरण भी कहते हैं। तो और नेक्स्ट है डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखिए अधिकृत पूंजी वाक्य कहाँ लिखा जाता है, पार्षद सीमा नियम में। ए विल बी द राइट आंसर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया था। पूछा गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ के लिए नहीं कर सकते, सदस्यों को लाभांश देने के लिए, फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, बी सदस्यों को बोनस देने के लिए, फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स टू मेंबर्स, सी कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, डी ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, इसको हर तरह के लॉसेज को, चाहे वो डिस्काउंट दिया हो इशू ऑफ शेयर पे, वैसे इशू ऑफ शेयर पे डिस्काउंट नहीं देते हैं, लेकिन अदर जैसे डिबेंचर्स पर डिस्काउंट दिया गया है, या किसी तरह के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो चुके पहले के जो उनको लॉसेज वगैरह हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है। अगर बात करें कि कहाँ पे नहीं यूज होता है, तो आप देखिए डिविडेंड देने में, डिविडेंड देने में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके जो नेट प्रॉफिट है उनमें से ही डिविडेंड को दिया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल प्रॉफिट में से कभी भी डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता है। यही कारण है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सदस्यों को लाभांश देने के लिए। ए विल बी द राइट आंसर, फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त अंश निर्गमन प्रीमियम खाता दर्शाया जाता है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज सोन एट। ऑप्शन देखिए, चिट्टे के समता एवं दायित्व भाग में इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बी चिट्टे के संपत्ति भाग में असेट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, सी लाभ हानि विवरण में इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ देबो। तो पूछा गया कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर कहाँ पे दिखाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएंगे। और रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में ये शेयर होल्डर फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, चिट्ठे के समता एवं दायित्व भाग में इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है। सब्जेक्ट टू द परमिशन अलाउड द मैक्सिमम अलाउेबल डिस्काउंट, कितना दिया जा सकता है विशेष अनुमति को छोड़ करके, है ना। तो समता अंशों पर कितनी छूट दी जा सकती है। वैसे जो शेयर्स इशू होते हैं वो डिस्काउंट पे नहीं होते, लेकिन अगर परमिशन ग्रांटेड है तो शेयर्स इशू डिस्काउंट पे किया जा सकते हैं विशेष अनुमति पर। और यहाँ पर राइट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम छूट जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कितना है, ये डी, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर, 10% का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट इन सोन सेपरेटली। एक बात याद रखिए कि कंपनी को अगर कोई कॉल एडवांस में मिल गई है तो लायबिलिटी है, और कॉल्स इन एरियर है जो कि मिली नहीं है, मिल जाना चाहिए तो वो एसेट भी है। तो यहाँ पर कॉल्स पेड इन एडवांस, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये लायबिलिटी है। अब कहा गया कि कहाँ पे दिखाया जाएगा, लाभ हानि विवरण में, यानी इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बी अन्य चालू दायित्व में, अदर लायबिलिटीज, अदर करेंट लायबिलिटीज में, सी चिट्ठे के संपत्ति भाग पक्ष में, असेट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ देबो। तो देखिए ये अन्य चालू दायित्व में, यानी कि
करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज होती है, इसको करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे और कहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। ऑप्शन देखिएगा, कहते हैं कि जो भी डिस्काउंट अलाउड किया गया है, जब री इशू शेयर का री इशू होता है उस टाइम पर डिस्काउंट अलाउड करा जाता है, तो उसको कहाँ पर डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, शेयर डिस्काउंट अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हम शेयर फॉरफिटेड में ही डेबिट करते हैं। और जनरल एंट्री की बात करें, जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दैट इज अंश अपहरण खाता या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर। ऑप्शन देखिए, कंपनी के लेनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, बी कंपनी के स्वामी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, सी कंपनी ग्राहक, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, डी कंपनी के कर्मचारी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या इक्विटी शेयर होल्डर है, दोनों ही कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। हालांकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओरिजिनल माना जाता है कंपनी के, क्योंकि उनका कुछ उन्होंने जो कैपिटल लगा रखी होती है, तो इस बेसिस पर कंपनी का अगर फायदा होगा तो उनको डिविडेंड मिलता है और कंपनी का फायदा नहीं होता तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के साथ में ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर के साथ में तय होता है, उनका प्रीफिक्स होता है रेट ऑफ डिविडेंड और उस दर से उनको मिलता ही है। तो अब देखिए, मगर अगर ओनरशिप की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर दोनों ही ओनर होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, कि ये कंपनी के स्वामी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार अंश वे अंश होते हैं जो प्रस्तावित किए थे, राइट शेयर्स आर द शेयर्स दैट आर ऑफर टू। ऑप्शन देखिए, कंपनी के निदेशकों को, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, बी ऋणधारियों को, डिवेंचर होल्डर को, सी विद्यमान अंशधारियों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, डी कंपनी के लेनदारों को, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। समझिएगा इस बात को कि राइट शेयर्स क्या होते हैं। जब पहली बार कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक में, तो जब दोबारा कभी कंपनी इशू करती है तो जिन लोगों को पहले जिन लोगों ने शेयर्स ले रखे होते हैं, कंपनी उनसे पूछती है कि भाई ये कंपनी मतलब हम दोबारा शेयर इशू कर रहे हैं, क्या आप लेना चाहेंगे। और उनको जनरली कम रेट पे दिया जाता है, ये उनका राइट होता है और वो चाहे तो शेयर्स अपने साथ रखें या उसको सेल कर सकते हैं। तो वो इस तरह से कहा जाएगा कि उन्होंने अपने राइट का सेल भी कर सकते हैं वो। तो इसीलिए ऐसे शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स दिया जाता है। और ये किनको दिया जाता है, ऐसे शेयर होल्डर जो कि पहले से थे, मतलब एग्जिस्टिंग कंडीशन में। इसीलिए कहा गया है सी विल बी द राइट आंसर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, विद्यमान अंशधारियों को दिया जाता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अब एक जरूरी सूचना यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस सेट काफ़ी समय से, और जब एग्ज़ाम जब पहली बार फॉर्म आप लोगों ने फिल किया था उस टाइम से हम लोग प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, ठीक है। और तब से लेकर के अब तक कुछ हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो कि अपने कोर्सेज को कंटिन्यू करते रहें। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ कोर्स को कंटिन्यू करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐप डाउनलोड करेंगे, पंकज कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे। कहाँ से, प्ले स्टोर से। और उसके स्टोर सेक्शन पर जाएंगे, स्टोर सेक्शन पर ये कोर्स आप देखेंगे। इस कोर्स में जो कुछ भी लिखा है कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव क्लासेस दोनों इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी एग्जाम के लिए आपके काफ़ी समय है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से अब तक में कोर्स वगैरह नहीं लिया है तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था रिगार्डिंग कोर्स परचेज के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.